नमस्कार। वीकेंड की सबसे बड़ी डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा 24 का महासंग्राम, आखिर कौन मारेगा मैदान। विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है और इस बार भी मिशन 25 को पूरा करने को लेकर बीजेपी ने राजधानी जयपुर में महामंथन शुरू कर दिया है। 2 दिवसीय मंथन का आज दूसरा दिन है। जाहिर सी बात है कि पार्टी की नजर लोकसभा की 25 सीटें जीतने पर है। राजस्थान में कांग्रेस भी चुनावी समर को धार देने में जुट गई है और इसी मुद्दे को लेकर के आज करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। 24 का घमासान, सज गया मैदान। जयपुर में बीजेपी बना रही प्लान। 25 में से 25 सीटें राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो जीत होगी 2024 में, उसमें हमारी तरफ से, राजस्थान की तरफ से, राजस्थान के निवासियों की तरफ से ये योगदान होगा। फॉर्मूला तैयार, अब की बार 400 पार। कांग्रेस का प्लान कब होगा ऐलान। 24 का महासंग्राम, कौन मारेगा मैदान। तो 24 के महासंग्राम को लेकर के मैदान सज गया है। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और बीजेपी कांग्रेस खासतौर पर दोनों ही खेमों में रणनीति लगातार बनाई जा रही है। सवाल यह कि आखिरकार राजस्थान की 25 सीटों पर कौन बाजी मारेगा, किस तरीके से, और क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस बार भी काम करेंगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल आज की चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करवा दूं। आरसी चौधरी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता हैं और साथ ही साथ शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर संजय शर्मा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत। संजय जी, आपके साथ शुरुआत। आखिरकार ये मौजूदा परिस्थितियां क्या इंगित कर रही हैं, कौन इस वक्त मजबूत है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के, जहां भारतीय जनता पार्टी भी मंथन कर रही है तो कांग्रेस में भी अब बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। संजय जी। देखिए, आप जैसे कि हम शुरुआत में अगर सोचें तो प्रारंभिक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी एक एडवांटेज नज़र आती है। ये तब तक है जब तक कि जो इंडिया अलायंस है वो अपने गठबंधन और उसकी रूपरेखा नहीं बना के पूरे कार्यक्रम तय नहीं कर लेता। एक बार जब अलायंस पूरा उनकी तरफ से बन जाएगा तो जो प्रारंभिक जो बीजेपी की एडवांटेज है उसको फिर अलग से हमें देखने की, राज्यवार देखने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात साफ है कि मुद्दों के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के मामले में एक टोन सेट कर दी है और ख़ास तौर से जो राम मंदिर का जो आयोजन हो रहा है इसका प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उससे एक तरह की लोगों के बीच में मैसेज जा रहा है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो मैसेज किस रूप में किस हद तक लिया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे एक चर्चा का विषय वो बन रहा है और उसको कांग्रेस किस तरह से हैंडल करती है इस पे कुछ निर्भर करेगा। और कल से जो न्याय यात्रा शुरू होगी, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से थोड़ा अलग होता है, उसमें एक राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय नेता की स्थिति होती है। तो राष्ट्रीय नेता के मामले में तो हम जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जी की वजह से एक एडवांटेज है, जो कभी इंदिरा गांधी के बारे में टीना फैक्टर बोला जाता है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। तो उस हालत में अभी ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की एडवांटेज है। पर इतिहास में ऐसा हुआ भी है कि स्थापित नेता को अचानक एक अजीब तरह की चुनौती मिली और वो नेता कहीं नहीं टिक पाया। अब देखिए वाजपेयी जी कितने बड़े नेता थे और मनमोहन सिंह जैसे नेता ने या सोनिया गांधी के नेतृत्व में उनको चुनौती मिल गई और बदलाव हो गया। तो चुनाव में एक अनिश्चितता जो क्रिकेट के गेम में होती है उस तरह की होती है और उसका हमें मजा लेना चाहिए। जी शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का मंथन चल रहा है, रणनीति बना रहे हैं, करें कि फॉर्मूला तैयार हो गया है। क्या रणनीति होगी 24 को लेकर के राजस्थान की सभी 25 सीटों पर? देखिए, रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। जब भारत की जनता ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुए और उनको जब प्रधानमंत्री बनाया गया, उसके बाद से जो सतत प्रक्रिया चली है गरीबी विकास की, गरीब कल्याण योजनाओं की, भारत के विकास की, चाहे वो आधुनिक ढांचे की बात हो, चाहे आप किस तरह से आंतरिक सुरक्षा की बात हो,
चाहे बाह्य सुरक्षा की बात हो, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलप करना हो, कैसे वन नेशन वन टैक्स की बात हो, वन नेशन वन पॉलिसी की बात हो, जो तमाम बातें हैं वो सारी सतत प्रक्रियाएं चली आ रही हैं। और 2014 में भी राजस्थान की जनता ने 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर जिताई थी। उसी तरह 2019 में भी जो हमारे विकास का मॉडल है, जो हमारे राष्ट्रवाद का मॉडल है, जो हमारी गरीब कल्याणकारी योजनाओं का मॉडल है, जो सुरक्षा का मॉडल है, जो हमारे स्वास्थ्य का मॉडल है, जो शिक्षा का मॉडल है, और जिस हिसाब से हमने विदेश में जो प्रसिद्धियां पाई है और अर्थव्यवस्था में जो हमने 5वीं अर्थव्यवस्था भारत जो बन चुका है विश्व में, इन सबको देखते हुए भी आपने देखा आने वाले चुनावों में राजस्थान की जनता निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी सरकार है उनको आशीर्वाद देगी और 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव में जीतेगी। ठीक है आरसी चौधरी साहब, 24 का महासंग्राम रणनीति तो आपने बना ली होगी या बनाने के दौरान इस प्रोसेस में होंगे, लेकिन बीजेपी लगातार यही कह रही है कि ये जो इंडी गठबंधन है वो आपस में लड़ने वाले नेताओं का गठबंधन है। आज भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान आया। आपकी तैयारियां 24 को लेकर के क्या हैं और क्या आप पीछे चल रहे हैं? जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि लगातार बैठकों का दौर तो चल रहा है, लेकिन 18 में से 14 दल ही इस बार की बैठक में शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जिन्होंने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। क्या कहेंगे? हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि जब इंडिया गठबंधन की जब पहली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रचार मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि ये इंडिया गठबंधन है वो घमंडिया गठबंधन और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। उसी गठबंधन में से एनसीपी के नेताओं पर जिन पे 75,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था, उन्हें आज महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री बनाया है। ये जो इंडिया गठबंधन बना है तब से भारतीय जनता पार्टी और इसके शीर्ष नेता बेचैन है। आज भी जेपी नड्डा जी कह रहे थे वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल गठबंधन, और उसके बाद में एनडीए ने कहा था कि जो इंडिया है उसमें तो 24 घटक दल हैं, हमारे यहाँ पे 34 हैं। लगातार उन्होंने कई बातें कही, लेकिन निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन चुनौती दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उन पर प्रहार कर रहे हैं। दूसरा, आपने जिक्र किया कि उन्होंने नीतीश जी ने जो है वो चेयरपर्सन बनने से इंडिया गठबंधन के उन्होंने मना किया। वो एक किसी घटक दल ने प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा जब सामूहिक चीज पे निर्णय होगा तो तमाम सब चीजें हो जाएगी। कई बार प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के तौर पे भी आया। अपने अपने एक सुझाव होते हैं और वो सुझाव निश्चित रूप से जिस प्लेटफॉर्म पे हम चर्चा करते हैं तो आते हैं, लेकिन हम सब की तमाम उस विचार का ये गठबंधन क्या है? आखिर ये आइडिया ऑफ इंडिया का गठबंधन है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो किस प्रकार से उसका संरक्षण हो, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसके अंदर असहमति की आवाज कैसे मुखर हो, हमारे जो देश के लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी कैसे सुरक्षा हो, किस प्रकार से लोगों के साथ में संवाद किया जाए, चर्चा की जाए और चर्चा के माध्यम से वो निर्णय निकल के आए। तमाम मुद्दों पे चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा स्लोगन चल रहा है, हर जगह पे दिखाया जा रहा है अब की बार 400 पार। मैं कहना चाहूंगा इससे पहले भी राजस्थान में जब 2018 में चुनाव हुए थे, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था 163 से 180 सीट लेके आएंगे, अंगद का पांव है। उन्होंने कहा था कर्नाटक के अंदर डबल इंजन की सरकार है, रिपीट होगी। हिमाचल में कहा था कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य का बेटा, रिवाज बदलेंगे, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया पता नहीं चला। आज हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि जिस संसद के अंदर 146 सांसदों को बाहर निकाल दिया जाता है, देश पे 3 जो कानून बनाए जाते हैं उस पे उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। 30 लाख जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, वो धरना दे देते हैं और पहिए थम जाते हैं गाड़ियों के। इसलिए इस देश पे अधिनायकवाद से जो कई दशकों के बाद में पूर्ण बहुमत और सशक्त सरकार बनी, उसने क्या करना शुरू किया? लोगों पे कानून थोपना शुरू किया और जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में संवाद नहीं किया। हम पूछना चाहेंगे, महिलाओं के लिए बिल लेके आए, क्या 2024 से लागू होगा? वो कानून कब से लागू होगा नियम नहीं है। उन्होंने 3 काले कानून कृषि के लिए लेके आए थे, किसानों ने 750 को जो जीवन लील गया। इस भारतीय जनता पार्टी को जो अधिनायकवाद के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है, राजस्थान की जनता ने एक आईना दिखाया, एक टेलर दिखाया कर्णपुर के अंदर। उन्होंने कहा कि तुम मंत्री तो बना सकते हो, मंत्री बना के जनता पे तो तोप सकते हो, लेकिन जनता किसको चुनेगी ये जनता तय करेगी।
इसलिए चौधरी साहब कहने को तो आप भी बहुत कहते थे ना विधानसभा चुनाव से पहले कि सरकार रिपीट करेगी, रिवाज बदलेगा, वो सारी बातें राजनीतिक तौर पर कही जाती हैं, लेकिन कहने को तो आप भी कह रहे थे, नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा तो जो भी चीजें कही जाती है आखिर सत्ता दल से, लेकिन अभी संजय जी कह रहे थे कि रणनीति के लिहाज से बीजेपी आगे चल रही है, पहले से मंथन का दौर, और बीजेपी ने एक लाइन सेट कर दी है, वो आप भी पता है, आएगा तो मोदी ही। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि यही भारतीय जनता पार्टी जब राजस्थान में चुनाव होता है तब कहता है व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, कमल महत्वपूर्ण है। जब लोकसभा का चुनाव आता है तब कमल गौण हो जाता है और मोदी महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछते हैं विपक्ष में व्यक्ति कौन। लेकिन आप विधानसभा में जब दूल्हा पूछते थे, आप पूछते थे, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको चौधरी साहब, लेकिन आप जब विधानसभा के चुनाव में दूल्हा पूछते थे, अब बीजेपी कह रही है लीजिए दूल्हा हमारे पास तैयार है, आपका दूल्हा कौन है बताइए? तय नहीं हो पा रहा ना। हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में 12 दूल्हे दिखाए, अलग अलग जगह पे दूल्हे दिखाए, और एक दूल्हा ऐसा पर्ची के माध्यम से थोप दिया और राजस्थान ने अपना पूर्ण आईना दिखा दिया। आप और हम सब जानते हैं कि जनता की अदालत में जाने पे ही जनता आईना दिखाती है। अब 2024 का अवसर आएगा, उस पर दिखाएगी। 2014 का बीजेपी नेता बात कर रहे थे, जो वादे किए थे उनकी एक लंबी श्रृंखला है जो आज तक कभी उस पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती। 2019 का आया तो भारतीय जनता पार्टी के ध्वज पे कमल नहीं था, हमारे 40 सैनिकों की शहादत की तस्वीरें थी और शहादत से पूरे देश के अंदर गए थे। उस शहादत की आड़ में उन्होंने सत्ता तो हथिया ली, लेकिन आज जिस प्रकार से जो सेना के अध्यक्ष का जो बयान आया है, 2000 किलोमीटर जो हमारी टेरिटरी चाइना के कब्जे में है, जो 65 में से 24 पॉइंट थे उन पे पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है, और देश के प्रधानमंत्री ने 20 सैनिकों की शहादत पे क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा कि राजौरी और पुंछ के अंदर हमारे 160 से ज्यादा सैनिकों की शहादत हुई। उस शहादत का पता नहीं चलता, चुटपुट की घटनाओं में 160 सैनिकों को खो देते हैं और चुप होते हैं। वहां पे उन्होंने यह जिक्र करते हैं उस दिन का जब उसका धारा 370 हटाई, वो जिक्र करते हैं जब नोटबंदी की, लेकिन आज आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ। देश के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में कैसा व्यवहार और चुनौतियां मिल रही है, देश का नागरिक जान रहा है। हम चाहते भारतीय जनता पार्टी मदहोशी में रहे, एक व्यक्ति की महिमा और गुणगान करती रहे, जनता अपने मुद्दों पे वोट देगी। आप करेंगे, आप पुरानी वाली लाइन पर हैं, विधानसभा चुनाव से पहले की जो लाइन आपकी थी उसी लाइन पर आप चलेंगे इन लोकसभा चुनाव में, जिसमें जनता के मुद्दे हैं और आप ध्रुवीकरण के आरोप लगाते हैं, ये तमाम मुद्दे लेकर के ही चलेंगे ना? लब्बो लुआब यही है ना? शैलेंद्र गुर्जर साहब जवाब दीजिए। हेमंत जी, आप देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता के अभी तक चश्मा नहीं उतरा है, इनको विकास के कार्य नहीं दिख रहे हैं। अरे ये बताइए, जब आपकी यूपीए की सरकार थी, जब बम धमाके होते थे कहीं नागपुर में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, आज के वो बम धमाके हो रहे हैं? आज 90% आतंकवाद पर अगर रोक लगाई है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई है। ये क्या बात करेंगे? उग्रवाद में 70% की कमी आ गई। आप बताइए, जो 2014 से पहले 90,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बने थे, 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बनती थी, आज 40 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बन रही है। जो इन्होंने 60 साल में किया, हमने वो 9.5 साल में करके दिखा दिया। ये क्या हमको बात करेंगे? ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे? आप बताइए, इनके नेता जो चाइना में जाके झूले में झूलते थे और वहां से फंड इनके अकाउंट में आता था राजीव गांधी फाउंडेशन में, बताइए चाइना का पैसा क्यों लेते थे? ये किस बात के लिए लेते थे? बाहर विदेशों में जाते हैं, इनके जो नेता है राहुल गांधी, वो देश की बदनामी करते हैं, संविधान, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। आप देखिए किस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, यहां के प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाते हैं, भारत की जनता का मजाक उड़ाते हैं। ये सारे मुद्दे 2009 में भारत की जनता ने इनको दिखा दिया था। आईना 52 सीटें आई थी, विपक्ष का दर्जा मिलने लायक। लेकिन शैलेंद्र जी, कांग्रेस कहती है आपके पास काम गिनाने से ज्यादा धर्म की आड़ ले लेते हैं आप, राम मंदिर को आगे ले आते हैं। नहीं, मैं आपको काम गिनाता हूं। बेरोजगारी पर आप बात नहीं करते, किसानों की समस्याओं पर आप बात नहीं करते, वो कहते हैं कि आप राम मंदिर पर आ जाते हैं, आप धारा 370 पर आ जाते हैं। नहीं, हम सारी चीजों पे आते हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। गरीब कल्याणकारी योजनाएं, आप बताइए 60 साल में महिलाओं को ना इज्जत घर दे सके, ना उनका मांग कर सके। हमने 11.78 शौचालय दिए, हमने महिलाओं और ग्रामीण महिलाओं और बीपीएल महिलाओं का हमने सशक्तिकरण किया। हमने उनको उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन मुफ्त दिए। हमने 4 करोड़ बेघर लोगों को, गरीब लोगों को घर बना के दिया। ये कभी सोच नहीं सकते थे। जो गरीबी हटाओ का नारा
देते थे, गरीबी को हटा दिया। यह भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने 13 करोड़ गरीब लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाने का काम किया है। आप बताइए 74 हवाई अड्डे थे, हमने 74 हवाई अड्डे और बना के 9.5 साल में भारत को समर्पित कर दिया, भारत की जनता को समर्पित कर दिया। हमने जो पॉलिसीज थी, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, जिसको ये लागू नहीं कर सकते थे, उसको हमने लागू करके दिखाया और उससे हमने किस तरह से राजस्व को प्राप्त किया, किस तरह से जबरदस्त राजस्व आ रहा है। आज भारतीय रिजर्व जो है वो $600 बिलियन से ऊपर चला गया है। आज भारत जो है पूरा विदेश भारत की तरफ देख रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो चुकी है, किस तरह से यूपीए की सरकार में इन्फ्लेशन रेट 11% हुआ करती थी और हमने इस विकट महामारी के काल में, कोविड काल में भी हमने 7% से ऊपर नहीं जाने दी। 230 करोड़ लोगों की रक्षा की टीका बनाया। पहले आप देखिए टीके लाने में सालों लग जाते थे। आप बताइए एक्सपोर्ट को हमने किस तरह से बढ़ाया है। सारी चीजें इंपोर्ट होती थी। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, छोटी सी टिप्पणी चौधरी साहब कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है, तमाम जगहों से जो चीजें सालों से लंबित थी वो हमने करके बताई सत्ता में आने के बाद। और आप ही वो लोग थे कि राम मंदिर को लेकर के बार बार सवाल उठाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी बता रहे हैं, मंदिर भी बन रहा है, आप नहीं जा रहे हैं। हेमंत जी, हमने तारीख भी बता दी और हमने भारत की हिंदू सभ्यता और संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम किया। लेकिन आप नहीं जा पा रहे चौधरी साहब, वो बार बार अब इस बात को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपने जिन मुद्दों को बोला सबको हमने करके दिखाया है, विकास भी किया है। बिल्कुल, हमारी मोदी जी जो कहते हैं आप सुन उस गारंटी को पूरा करते हैं। इनके बीच के चिल्लाने में नहीं बोलूंगा। कश्मीर से किसने हटाया बताइए? क्या यूपीए सरकार की हिम्मत थी उसको हटाने की? हमने प्रभु श्री राम का आज भव्य मंदिर बन रहा है, ये इन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया, जो बताता है ये हिंदू संस्कृति विरोधी सरकार है, ये धर्म विरोधी सरकार है, ये सनातन विरोधी सरकार है। ये सिर्फ तुष्टीकरण की नीति नहीं, इनको बोल आप पूरी कांग्रेस शैलेंद्र जी ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, वो बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं राम मंदिर में, क्यों नहीं जा रहे हैं, उनको खुशी क्यों नहीं है। आप जब बोल रहे थे मैंने टोका नहीं था। हाँ, ठीक है। आप योजनाओं को सुन लीजिए, इतनी योजनाएं हेमंत जी कि मुझे 1 घंटा भी कम पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब 1 घंटे का समय तो नहीं होता ना सर डिबेट में। गरीब कल्याण की शैलेंद्र जी ठीक है, शैलेंद्र जी बजट आप देखिए, राजस्थान को पहली बार 9,000 करोड़ रुपए का रेलवे बजट दिया। आधुनिकि हो रहा है, रेलवे लाइनें बिछ रही है, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। चौधरी साहब बोलिए, रोजगार की बात करते हैं। उनको जवाब तो देने दीजिए ना। एक पॉइंट और शैलेंद्र जी वो जवाब दे रहे हैं ना, 1 मिनट। नहीं, इनका एक आंकड़ा और बता दूं। एनएसओ का दावा है 5 साल में 14.78 करोड़ लोगों को नए जॉब मिले। अगर इनको नहीं पता हो तो मैं जानकारी दे दूं, सितंबर 2017 से फरवरी 2023 तक 6.35 करोड़ लोगों को ईपीएफ में रजिस्टर्ड हुए हैं, 8 करोड़ लोग ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा योजना में रजिस्टर्ड हुए हैं और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में 41.46 लाख करोड़ 46 लाख लोग 14.78 करोड़ लोगों को सिर्फ मात्र 5 साल में रोजगार दिया है। ये क्या बात करेंगे कांग्रेस के पास? ना तो नैतिक अधिकार है, राम मंदिर वाले पे वो जवाब दे रहे हैं, वो रोजगार पर जवाब दे रहे हैं। चौधरी साहब। हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो न्यूज 18 राजस्थान के दर्शकों को आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि बताइए, ये जो मंदिर है, देश की संसद में कोई भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुमत के आधार पर बिल पास नहीं किया। देश के सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बेंच ने इसको पास किया। सिविल सूट का मामला था और देश के 140 करोड़ लोगों ने इस पर विश्वास किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चेस्ट थंपिंग बंद करे। 2 बार के कार्यकाल में 1 बार भी देश की संसद में उन्होंने चर्चा नहीं की। अगर मंशा होती तो देश की संसद में चर्चा करते। अब चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, अब चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, शर्म कर लीजिए, चुप हो जाइए, अरे चुप हो जाइए। ये नहीं बोलने देंगे, ये नहीं बोलने 500 सालों का नहीं, आपको कौन नहीं बोलने दे रहा है? विपक्ष है आप, आज वो राम मंदिर मजबूत विपक्ष है चौधरी साहब। ये निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, ये उसमें राजनीति ढूंढ वो तो पूछ रहे हैं कि राजनीति तो हम कर रहे हैं, आप तो राजनीति नहीं कर रहे ना। आप क्यों नहीं जाते? रामलला का मंदिर आपको जाना चाहिए आगे बढ़ करके। की जा सकती है। हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस देश के लोगों को हिंदू का सर्टिफिकेट देगी? राम मंदिर में जाएंगे, नहीं जाने वालों को पूरे देश के ये एक वक्तव्य देंगे कि वो सब हिंदू विरोधी हैं? क्या इस देश के जो शंकराचार्य हैं, जिन्होंने इस देश को इस 4 जो धाम बना के एक सूत्र में पिरोया था, क्या उन्हें भी ये हिंदू विरोधी करार देंगे? जो ये कह रहे हैं कि ये सनातन संस्कृति के अनुसार नहीं है, अर्ध निर्मित जो मंदिर के अंदर पुनः जो मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है,
देश का प्रधानमंत्री हमारा संत और सन्यासी नहीं हो सकते, वो हमें धर्म का उपदेश, लेकिन आप दोनों तरफ का स्टैंड रखते हैं चौधरी साहब, धर्म का वहन करना चाहिए। चौधरी साहब पहले कह रहे हैं कि आप हमारे को निमंत्रण नहीं दिया तो हम क्यों जाएंगे, निमंत्रण मिल जाए तो कहते हैं कि वो तो उनका कार्यक्रम है, हम क्यों लगातार प्रहार करते रहते हैं। लेकिन आप पूछिए शंकराचार्यों के लिए बोलिए ना, भारतीय जनता पार्टी बोलिए ना कि जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं वो हिंदू विरोधी है। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री ही देश का सबसे बड़ा है, इन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी यही तय करेंगे। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है। वापिस आते हैं उसी पर आते हैं डिबेट में। आज जिसकी बात हम कर रहे हैं, आज 24 को लेकर के बात करें, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बात और जरूर कहना चाहता हूँ चौधरी साहब, विपक्ष की परेशानी क्या है? विपक्ष की परेशानी क्या है? जब कोई अंग्रेजी अखबार या बाहर का अखबार, बाहर का कोई भी मीडिया से वहां से अगर ये आंकड़े आ जाते थे कि भारत की स्थिति खराब है, आप वो ला करके सामने करते थे। लेकिन अभी हाल ही में चाइना के मुखपत्र ने कहा कि भारत की स्थिति सबसे मजबूत है, नरेंद्र मोदी सबसे सफल प्रधानमंत्रियों में से एक है, तब आप उस पर कुछ भी नहीं बोलते। राम मंदिर पर आप पहले कहते हैं कि हमारे को निमंत्रण नहीं मिला। मैं बोल देता हूं हेमंत जी पहले कभी भी देश तो पहले ना सर, आपकी राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन पूछता ठीक है, ठीक है संजय जी, मैं उस सवाल पर आता हूं कि मौजूदा स्थितियां कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी 24 को लेकर के चुनौती क्या है, और इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में इस वक्त कौन पार्टी आपको मजबूत दिखाई देती है? हेमंत जी चौधरी साहब, हेमंत जी, एनएसएसओ सरकार का विभाग है, वो कहते हैं कि देश में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। किसने कहा? देश मजबूत हो गया, डॉलर लगातार गिरती रहेगी। पूछते थे प्रधानमंत्री की उम्र से ऊपर जा रहा है, देश मजबूत हो गया, ये कहते थे। ठीक है, आरबीआई कह रहा है कि 50 साल में लोगों की बजट घटी है, ये कहेंगे कि बात चाइना अगर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है तो उसको भी बोल दीजिए ना। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये तमाम बातें करेंगे, ये बताइए क्या किया 2014 में? 86,000, आज 1,60,000, 2 लाख ये बता रही है, इनकी बौखलाहट ये बता रही है कि जब हम परसेंट पूछ रहे हैं, इनकी ये बौखलाहट बता रही है। ठीक है, दोनों अब शांत हो जाइए। संजय जी, आखिरी टिप्पणी में आपसे चाहता हूं कि बीजेपी देखिए एक तरफ कह रही है, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, अपना एजेंडा सेट कर दिया है, वो कह रही है कि अब की बार 400 पार, राजस्थान की 25 के 25 सीटें उनके खाते में आएंगी। कांग्रेस अपनी बात करिए, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में दोनों पार्टियों के सामने चुनौती क्या है? 25 सीटों को लेकर के राजस्थान में बात करें, कौन इस वक्त आपको ज्यादा मजबूत नजर आता है? देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करें। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो पहले जो 19 के चुनाव में पीक कर गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा और कोई बहुत ज्यादा ऐसे राज्य नहीं है जहां सीट बढ़ाने का स्कोप है। और उत्तर प्रदेश की समस्या ये है कि अगर सब कुछ अलायंस होता है इंक्लूडिंग मायावती, तो जितना बीजेपी ने गेन किया उसको वहाँ रोका जाने का एक रणनीति बनाई जा सकती है। उसके अलावा सारे राज्यों में वो पीक कर चुके हैं और नए कोई दक्षिण से वो बाहर हो गए हैं। तो उस हालत में उनके पास इन जो आज की सीट हैं उनको मेंटेन करने की सबसे बड़ी चुनौती है, जो बहुत बड़ी सफलता होगी अगर वो उतना भी मेंटेन कर पाते हैं जी। लेकिन कांग्रेस के सामने एक अपॉर्चुनिटी और चुनौती दोनों है कि कांग्रेस कैसे एक सीनियर पार्टनर की तरह इंडिया अलायंस को जगह जगह पिरो पाती है। अगर वो सफल होता है तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। और चुनौती सिर्फ यही है कि कांग्रेस के जो पार्टनर्स हैं वो कांग्रेस को कमज़ोर देख के बहुत ज़्यादा उनसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, तो कांग्रेस को ये लेन देन समझनी होगी। अगर वो समझ गई तो बहुत दिलचस्प चुनाव हो सकता है, बावजूद इसके कि एडवांटेज शुरुआत में हमें आपके कहने के मुताबिक इस गठबंधन में एकजुटता जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने, और बीजेपी अपनी लाइन पर चल रही है। राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा हो, बीजेपी के पक्ष में इस वक्त माहौल तो है। संजय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। धबाई साहब आपका भी, आरसी चौधरी साहब आपका भी। कुल मिलाकर के कांग्रेस बीजेपी अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। देखना होगा 24 का जो समर है उसमें कौन विजय हासिल कर पाता है, खासतौर पर राजस्थान की 25 सीटों की स्थिति क्या होगी। नमस्कार।